दोस्तों, आज 29 अप्रैल के करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन देखता हूँ। वेयर अबाउट नाम से झुम्पा लाहिड़ी ने नोबल रचा। झुम्पा लाहिड़ी का एक नोबल है जिसका नाम है वेयर अबाउट। इसको नोट करिए पूरा। देखिए, नोबल के बारे में मैं आपको बता दूं, नोबल कई प्रकार के होते हैं। एक विशेष प्रकार के नोबल का आप ध्यान रखना कि एक नोबल हो जिसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक अधूरा नोबल है मुंशी प्रेमचंद का। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। और भारत का पहला पूर्ण नोबल अगर कोई था तो चंद्रकांता था, और चंद्रकांता को रचा है देविका नंदन खत्री ने। देविका नंदन खत्री ने, ये भी याद रखना। और कभी आंध्र प्रदेश का पूर्ण उपन्यास आ जाए तमिल भाषा या तेलुगु भाषा में रचा हुआ तो उसका नाम है राजशेखर चरित्रमू। ये तेलुगु भाषा में रचा हुआ पूर्ण उपन्यास है। चलिए, ये तो रही उपन्यासों की चर्चा। झुम्पा लाहिड़ी ने उपन्यास रचा है वेयर अबाउट। इसके अलावा कुछ पुस्तकें बता दूं। रानी सन ने पुस्तक लिखी थी क्लाइमेट चेंज। रानी सन ने पुस्तक लिखी थी क्लाइमेट चेंज, ये भी याद रखना। ये मैंने आपको परसों या नरसों एक क्वेश्चन बताया था। इसके अलावा जेके रोलिंग की पुस्तक है क्रिसमस पिग। जेके रोलिंग की जो पुस्तक है वो है क्रिसमस पिग। वही जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की भी रचना की थी। एक और व्यक्ति का नाम याद रखें, इंदिरा नूई। इन्होंने बताया था द फैमिली एंड फ्यूचर। याद रखना, इंदिरा नूई। पेप्सिको की फाउंडर है शायद ये इंदिरा नूई, और इन्होंने रचना रची थी द फैमिली एंड फ्यूचर। इस प्रकार याद रखना। कुछ पुस्तकें और मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताएंगे ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडिया किसकी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडिया जो पुस्तक है उर्जितार पटेल की है। माई फादर एम पुस्तक किसकी है। बराक ओबामा की पुस्तक है। द लस्सी पुस्तक किसकी है, राधा भाटिया की है। और अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय की पुस्तक है। और अयोध्या माधव भंडारी की पुस्तक है। सियासत में सदस्यता विजय कुमार की पुस्तक है जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ, द अरेंज मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है। जिन्नाज सक्सेस फेल्योर रोल इन हिस्ट्री इस्तिहाक अहमद की पुस्तक है। इसके अलावा कोरोना कविता काल श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है। ऐसी ढेर सारी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक को आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। टुमारो डाइवर्सिटी पुस्तक किसकी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। टुमारो डाइवर्सिटी पुस्तक कमेंट बॉक्स पे लिखकर दिखाइए। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक SFB के रूप में कार्य करेगा। शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक जो है एक सहकारी बैंक है। शिवालिक, उस बैंक को अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में घोषणा कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने कहा है कि शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करेगा। इसको आरबीआई ने मान्यता दे दी है। आरबीआई ने 26 अप्रैल 2021 को मान्यता दी है। 26 अप्रैल 2021 को मान्यता दे दी है। यहाँ ये कार्य करने लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबीर कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर शिवालिक मर्केंटाइल बैंक का, और सुबीर कुमार गुप्ता इस बैंक के MD एंड CEO हैं। अब आरबीआई ने ऐसी घोषणा की है तो आरबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर सर ऑसबोर्न स्मिथ ने की थी। इतना आप इसमें याद रखना। इसके अलावा मैं अगर आरबीआई के बारे में बताऊँ तो इसके 25वें अध्यक्ष बने हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई का जो नया आदर्श वाक्य बना है, डिजिटल नगदी दिव्य है, डिजिटल भव्य है। और पॉम का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसके लोगों पर है, ये भी याद रख सकते हो आप। आरबीआई नोट छापता है हैदराबाद, शालवानी, मैसूर, नासिक, पूना, देवास, यहाँ पर ये नोट छापने का काम करता है, ये भी याद रखना। चलिए, और समस्त नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। इसके बाद अगला आता है, सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला 2020 में यूएसए बना। सीप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सर्वाधिक खर्च करने वाला जो देश बना है वो बना है यूएसए। तो सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक खर्च करने वाला जो देश बना है यूएसए बना है, ये भी याद रखना है।
सैन्य खर्च मतलब होता है सेना में किसने एक साल में खर्चा किया, वो सैन्य खर्च कहलाता है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, स्टॉकहोम में है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, उसने ऐसा कहा है कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च अमेरिका करता है, याद रखना। और दूसरे नंबर पर चाइना करता है, चाइना। तीसरे नंबर पर इंडिया करता है, तीसरे नंबर पर इंडिया करता है, इंडिया करता है हथियारों पर खर्च। चौथे नंबर पर रसिया करता है और पाँचवें नंबर पर यूके, यूनाइटेड किंगडम करता है हथियारों पर खर्च। तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला है अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर रसिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार क्रम याद रखना सीप्री की रिपोर्ट का। अभी सीप्री ने ही इसमें कहा है कि अगर इन पांचों देशों को मिला दिया जाए तो ये पूरे दुनिया के वैश्विक हथियार खर्च का, पूरी दुनिया के वैश्विक हथियार खर्च का 62% खर्च कर देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सीप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सीप्री ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक देश सऊदी अरब है। हथियारों का आयातक मंगाने वाला देश सऊदी अरब है और दूसरा स्थान हथियार मंगाने में हमारे भारत का है। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कहूँ अमेरिका की हथियार बनाने कंपनी कौन सी है, लॉकहीड मार्टिन है। और रसिया के हथियार बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, अल्माज आंटी है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी कौन है, तो आपको दसॉल्ट एविएशन नाम लिखना है। दसॉल्ट एविएशन से ही हमने 36 राफेल विमान खरीदे हैं, ये भी याद रख लेना इस प्रकार। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैलेंडर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 49वां और फिनलैंड टॉप पर रहा। अभी देखिए, कैलेंडर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें जो इंडेक्स सूचकांक जारी हुआ है इसमें भारत का नंबर 49वां है और फिनलैंड का नंबर टॉप पर है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अच्छे शासन को लेकर ये रिपोर्ट जारी हुई है, कहाँ का शासन कितना अच्छा है, गुड गवर्नेंस, सुशासन कहाँ का बेस्ट है, तो फिनलैंड का बेस्ट है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। और द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड, उसका गुड गवर्नेंस टॉप पर है और भारत का नाम 49वां है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने सुना हो शायद कि एनर्जी इंडेक्स अभी जारी हुआ था जिसमें भारत का नंबर 87वां था। एनर्जी इंडेक्स में भारत का नंबर 87वां था और स्विट्जरलैंड टॉप पर था। इसके अलावा अगर दूसरा इंडेक्स मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने शायद सुना हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर था, मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर था, नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। इसके अलावा शायद आपने सुना हो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है वो भारत का नंबर कौन सा था, 142वें नंबर पर था और यहाँ भी टॉप पर नॉर्वे था। फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर था, भारत का नाम 6वां था। फीफा इंडेक्स में भारत 104 था, बेल्जियम प्रथम स्थान पर था। फीफा इंडेक्स में भारत 104 था, बेल्जियम प्रथम स्थान पर था। और अगर मैं भ्रष्टाचार सूचकांक की चर्चा करूं, भारत 86वें नंबर पर था। और अगर मैं कोरोना इंडेक्स की चर्चा करूं तो भी भारत 86वें स्थान पर ही था। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का नंबर 53वां था। इस प्रकार आपके ये सारे इंडेक्स पढ़ लेना है, एक सारणी बना लेना है, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं यूनिसेफ की वैश्विक रिपोर्ट। यूनिसेफ वैश्विक टीकाकरण का नेतृत्व तो डेविड बेकहम करेंगे। तो देखिए, यूनिसेफ वैश्विक टीका लगता है, यूनिसेफ की ओर से बच्चों को टीका लगाए जाते हैं समस्त बीमारियों के, जैसे हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, इसके टीके बच्चों को लगते हैं। और इस पूरे टीकाकरण कार्यक्रम का जो बन गया है प्रमुख, वो बन गए हैं डेविड बेकहम। ये इंग्लिश फुटबॉलर हैं, डेविड बेकहम ये इंग्लिश फुटबॉलर हैं जिनको बना दिया गया है ये। इसके अलावा नताली का नाम भी याद रखना, ये यूएनओ में गुडविल एम्बेसडर बनी है नताली सिंह, तो ये भी आपको याद रखना है। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, ये होता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हेनरिएटा फोरे, हेनरिएटा फोरे, इस प्रकार याद रखना। इसी प्रकार का एक और संगठन है यूनेस्को, और यूनेस्को की स्थापना भी 46 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखना। और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और अंड्रा अजोले इसके अध्यक्ष हैं। ये दोनों संगठन आप याद रखना, ये यूएनओ के 2 संगठन हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है
श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य है कि जितने श्रमिक होते हैं वो काम करते के दौरान मर जाते हैं, निधन हो जाता है, तो उनके लिए उनकी स्मृति में याद किया जाए और उनके अच्छे भविष्य की कामना की जाए और मरे लोगों पर स्मारक बनाया जाए। इस प्रकार ये दिवस हर साल मनाया जाता है 28 अप्रैल को, ताकि उनको स्मृति किया जा सके, याद किया जा सके जो लोगों की सेवा करते हुए श्रमिक मर गए हैं। इस प्रकार मनाया जाता है 28 अप्रैल को। वैसे श्रमिकों के या मजदूरों के मसीहा कौन कहलाते हैं? कार्ल मार्क्स, जिनकी रचनाएं आपने सुनी होंगी शायद, दास कैपिटल और कम्युनिटो मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, इन्होंने ही नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो। कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो। इस प्रकार आप याद रखना। और अगर मैं कहूँ एक संगठन का नाम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे पहला संगठन है, 1919 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और इसके अध्यक्ष ब्रिटेन के थे गाय राइडर। संभवतः चेंज हो गए हैं, ये फिर देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अप्रैल माह के पूरे दिवस जो आपको एक बार में रिवाइज कर लेना है तेज़ी से। आपको बताना है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस था। ये आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस था। चलिए, 2 अप्रैल को ऑटिज्म था, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस था, 5 अप्रैल को समुद्र जागरूकता दिवस था, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस था। मैंने बताया था WHO की स्थापना हुई थी इसीलिए मनाया जाता। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस था, 11 अप्रैल को मातृत्व पोषण दिवस था, 14 अप्रैल को आपको चगास रोग डिजीज डे था, या 14 अप्रैल को ही समरसता दिवस था, भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस था। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, आवाज़ दिवस था। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे था, जब ब्लड कोगुलेशन नहीं होता तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। इसके अलावा आपने 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे था, विश्व विरासत दिवस। और 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस था। 19 अप्रैल को लीवर डे था। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस था अंतर्राष्ट्रीय। 23 अप्रैल को पुस्तक कॉपीराइट डे था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था। 25 अप्रैल को मनाया था हमने मलेरिया दिवस। इस प्रकार से आपको पूरे दिवस याद रखने हैं। 1 अप्रैल को आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है क्या मनाया जाता है। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का CMD अमित बनर्जी को बनाया गया। सुनिए, भारत अर्थ मूव लिमिटेड का CMD अमित बनर्जी को बनाया गया। एक हमारी कंपनी है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, उसके जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं वो अमित बनर्जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अमित बनर्जी को, याद रखना। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे आतिश चंद्र को क्या बनाया गया था? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आतिश बनर्जी को, ये भी याद रखना आप। इसके अलावा सुनील अरोरा को क्या बनाया गया? अरे गोवा का भी राज्यपाल नहीं, गोवा का राज्यपाल नहीं बनाया गया। सुनील अरोरा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुनील अरोरा, आज वो गोवा के क्या बन चुके हैं? गोवा के बन चुके हैं राज्यपाल। इसके अलावा आपने शायद सुनीत शर्मा का नाम सुना हो। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। सुनीत शर्मा, पहले VK यादव थे, विनोद कुमार यादव थे, अब सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। क्या आपको पता है कि M गणपति को क्या बनाया गया है? M गणपति को बनाया गया है NSG का अध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का अध्यक्ष बनाया गया है M गणपति को। और आपने S रमन का नाम सुना होगा। S रमन को SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI का CMD बनाया गया है S रमन को। और NV रमन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NV रमन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है। हमारे 28वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस प्रकार बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए जो आपको याद रखने हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए क्रिस्टल ब्लेड तकनीक DRDO ने विकसित की। तो ये क्या है भाई? हेलीकॉप्टर, ये क्या है? हेलीकॉप्टर। देखिए, हेलीकॉप्टर में इंजन में बहुत गर्मी होती है, जब इंजन घूमता है तो आग लग जाती है, कई बार जल जाता है। तो ऐसी ब्लेडों का आविष्कार किया गया। हालांकि ये जो ब्लेडें बनी है ना क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी, ये निकल की बनी है। किस चीज़ की बनी है? निकल की। और आप जान लीजिए निकल ताप सह होता है, काफ़ी गर्मी सह सकता है, इसीलिए इसकी ब्लेडें बनाई गई हैं। और ये ब्लेडें, निकल की जो ब्लेडें हैं वो किसको देगा? DRDO बनाकर हॉल को देगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और हॉल ही हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाने का काम करती है। तो हॉल को मिल गया है ये क्रिस्टल ब्लेड डिस्प्ले तकनीकी, जिसमें आग झेलने की क्षमता वाले इंजन बनाए जाएंगे निकल के। ये है इसका पूरा मैटर, आपको याद रखना है। क्लियर? DRDO क्या कहता है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 जनवरी
1958 को हुई थी। 1958 को नासा की भी स्थापना हुई थी। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO। हेडक्वार्टर नोएडा में है, नोएडा दिल्ली वाले एरिया में है। और DRDO के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। और DRDO का जो आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, ये DRDO का क्या है, आदर्श वाक्य है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गन। DRDO के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आसमी नाम की पिस्टल बनाई थी DRDO ने, ये याद रखना। इसके अलावा आपको पता होगा हेमंत पांडे को DRDO ने वैज्ञानिक ऑफ द ईयर वैज्ञानिक घोषित किया था। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी बनाया है DRDO ने। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम क्या करेगा, कोरोना से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ये DRDO ने बनाया है। इसके अलावा वरुणास्त्र नाम की टारपीडो बनाई थी, और टारपीडो से बचने के लिए भी एक एंटी डिफेंस सिस्टम बनाया था, मारीच। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रक्षिता नाम की अभी एम्बुलेंस बाइक भी बनाई थी DRDO ने, रक्षिता नाम की एम्बुलेंस बाइक बनाई थी। और हेलना नाम का हेलीकॉप्टर बनाया था, नाग मिसाइल हेलना, उसको भी DRDO ने भी विकसित किया था। और दूरवास्त्र नाम की सुपरसोनिक मिसाइल बनाई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें DRDO ने बनाई हैं। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश गाम्बिया बना। ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश गाम्बिया बना। चलिए मैं आपको बता दूं, ट्रैकोमा क्या होता है। ट्रैकोमा होता है आँख का एक रोग, और ट्रैकोमा में आँख की झिल्ली में घाव हो जाता है। वास्तव में ये घाव इसलिए होता है ताकि जब आँखों में पानी की कमी हो जाती है या पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो उस प्रकार हमें आँखों में ट्रैकोमा हो जाता है, घाव हो जाता है। तो इसी से मुक्त हो गया है अफ्रीकी देश गाम्बिया। एक और देश, दूसरा अफ्रीकी देश गाम्बिया है। तो पहला था घाना, जो इस बीमारी से क्या हुआ था, मुक्त हुआ था, याद रखना। मलेरिया से भी मुक्त हुआ है अभी एक देश, एल सल्वाडोर। मलेरिया से भी मुक्त हुआ है अभी एक देश, एल सल्वाडोर, याद रखना। आँखों की बीमारी एक और होती है कंजक्टिवाइटिस, आँख आ जाना। इसके अलावा आपने शायद कार्टेटेक्स भी सुना होगा, मोतियाबिंद। और दूरदृष्टि दोस्तों आपने सुने होगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आँखों से जुड़ी बीमारी है। आँख के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँगा कि 776 मेगापिक्सल का कैमरा आपकी आँखों में काम करता है। और आँखों में उत्तल लेंस लगाया जाता है जब आपको निकट दृष्टि दोष होता है, और अवतल लेंस लगाया जाता है जब आप, उत्तल लेंस लगाया जाता है दूरदृष्टि दोष में, अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और रतौंधी बीमारी तो आपने सुनी हो शायद, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, आँखों से जुड़ा ही रोग है। आँखों में जो दान दिया जाने वाला हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है। आँखों में जो दान दिए जाने वाला हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है, याद रखना। नेत्रदान कॉर्निया करते हैं। और आँखों में प्रकाश के सामंजस्य को, पुतलियों को सिकुड़ने फैलाने के लिए आइरिस होता है, आइरिस होता है, ये भी याद रख सकते हो। और सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वास्तव में चेन्नई में। गिद्ध, गरुड़, चील और बाज, इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सेबी ने NCDEX का CEO अरुण रस्ते को बनाया। तो भाई सेबी ने, ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव इंडेक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये हमारा एक शेयर मार्केट है, और इसका CEO बना दिया अरुण रस्ते। तो सेबी कौन होता है? अरे सेबी एक सरकारी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो समस्त म्यूचुअल फंडों पर नियंत्रण रखती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखना। सेबी का काम होता है कि जो बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जो धोखाधड़ी करती हैं, उनको रोकने का काम करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का जो CEO बनाया है अरुण रस्ते को बना दिया है। अभी तक सेबी में 4800 कंपनियाँ फीड है। कोई भी बैंक खोलना चाहते हो, कोई म्यूचुअल फंड खोलना चाहते हो, आपको अनुमति सेबी से ही लेना पड़ेगी। एक और होता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये IRDA भी हमारे यहाँ इसी प्रकार की एक संस्था है जो काम करती है, जो म्यूचुअल फंड बैंक मार्केटों को कंट्रोल करने का काम करती है। सेबी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला करने वालों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसके पास बहुत सारे अधिकार 94 से आ गए हैं। अरुण रस्ते को इसका MD एंड CEO बना। हमारे देश में जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। पहले इसका नाम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज था, अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये याद रखना। डू जोन्स अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। निक्की टोक्यो का,
निक्की जो है स्टॉक एक्सचेंज वो टोक्यो का है, ये भी याद रख सकते हो आप। तो ये सारे देशों में अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जो शेयर मार्केट है वो इंदौर में है और भारत का जो शेयर मार्केट है वो मुंबई में है। इस प्रकार मैंने 10 क्वेश्चन पूरे किए और आशा है कि आपको ये क्वेश्चन लाभदायक होंगे। आप इसको पूरा देखते रहिए और ज़रूर अपने मित्रों से शेयर करिए। ठीक है, कुछ मतलब निकलेगा हमारी मेहनत का। नमस्कार।